सर्वांच्या लाईव्ह सेक्शनला आपले स्वागत आहे. आज आपल्यासोबत आहे भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकेत जी. राकेश जी, आपका स्वागत है. धन्यवाद. दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनासंदर्भात समन्वयकाची भूमिका देखील पार पाडत आहे. कोर कमिटीचे सदस्य देखील जे आहेत त्या दिल्लीतील आंदोलनाचे 9 वेळा सरकारसोबत चर्चेची फेरी झडल्यानंतर अजूनही या प्रश्नावर तोडगा निघू शकला नाही. नेमकं आंदोलन कोणत्या मुद्द्यावर आहे आणि तोडगा कसा निघेल या विषयावर आपण त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत. राकेश जी, जो केंद्र सरकार ने जो कायदे लाए हैं कृषि कायदे, तो उसमें आपको क्या लगता है उसमें क्या है? उसमें बहुत सी चीजें उसमें हैं. अभी ये 3 कानून नहीं है. अभी इसके साथ में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है, एक पेस्टिसाइड बिल आना है, एक सीड बिल आ रहा है और कुछ एनजीटी के ये कानून लेकर आ रहे हैं. तो पूर्ण रूप से खास करके गांव के लोग और जो किसान हैं वो बर्बाद होगा. उसके साथ में मजदूर के जो कानून थे वो इन्होंने दुरुस्ते हुए हटा दिए. तो ये सब लोगों को इसका नुकसान होगा पूर्ण रूप से. वो चाहे मजदूर हो या वो किसान हो या वो दूध का एक कॉन्ट्रैक्ट ये बाहर से कर रहे हैं या मिल्क उसका हो. तो इस तरह से करीब 40 से ज्यादा अमेंडमेंट बिल ये लेकर आ रहे हैं अलग अलग चीजों में. ये तो पकड़ में आ गए. जो 3 बिल आए हैं इनसे ये पकड़ में आ गए. हाँ, इनसे तो पकड़े गए. बिल तो ये बहुत लेकर आ रहे हैं अभी. हाँ, 3 बिल से तो ये पकड़ में आ गए कि बड़े बड़े गोदाम बने हैं. जब जानकारी गांव वालों ने करी कि गोदाम कहेंगे कि वो कानून आया नहीं था, कानून आने से पहले व्यापारी के गोदाम बन जाते हो, तो किसान को समझ में जब आया बड़े खतरनाक गोदाम बनने से किसानों को नुकसान क्या होता है? अगर कुछ बदलाव होते हैं खेती में, कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं कि कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं कानूनों का. नहीं कृषि कायदे जो है आज तक देश में वैसे ही चलता सिस्टम आ रहा है, तो आपको वैसे ही होना कि कुछ बदलाव भी अपेक्षित है? नहीं, पहले हम उस लाइन पर तो आ जाए. अभी तो पूरे देश को एमएसपी भी नहीं मिल रहा. एमएसपी 2 ही स्टेट को एमएसपी का ज्यादा फायदा अभी हो रहा है, पंजाब और हरियाणा. अभी तो उसके बराबर हमको पहले कर दो. पहले जिम्मेदारी है कि एमएसपी कंपलसरी करो. फिर जिस हिसाब से दूसरी उसके रेट बढ़े हैं बाजार के, उसी हिसाब से हमारी फसलों के रेट बढ़ाओ. तो नए बिल लाने की तो बाद में जरूरत है ना भाई. ए व्यापारी को छोड़कर आप बी व्यापारी के वहां पे आप गिरवी रखोगे किसान को, तो ये तो नहीं चलेगा. और जब भी अनाज लोकर में बंद हो जाएगा तो सब भुखमरी आएगी. ये बिल ये नहीं कि किसान के उसमें, किसान तो फिर भी चलो झेल जाएगा, 10 रुपये वो सस्ता दे लेता है. लेकिन इससे जो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा इन बिलों से, ये जो आम जनता है, आम कंज्यूमर है. हम किसान भी कंज्यूमर है. हम 4 चीज पैदा करते हैं तो 16 चीज बाहर से खरीदते हैं. तो इसका हम पर भी प्रभाव पड़ेगा. जो बिचौलवा होगा, जो व्यापारी होगा, व्यापारी अपना प्रॉफिट जोड़ेगा, उसको कीमतों को कंट्रोल करेगा, माल को डंप करेगा, कीमतें बढ़ाएगा और उस लेवल पर वो बेचेगा. एक उसका पूर्ण रूप से मानसिकता उसकी सेट है. किसान कभी भी माल को होल्ड नहीं करता. वो आता है मार्केट में दे देता है, बेच देता है. व्यापारी उसको होल्ड करेगा और उसको उठा देगा कीमतें. तो उससे पूर्ण रूप से किसान बर्बाद होगा. ये चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं, बहुत से क्लोज हैं इसमें, बहुत सी धाराएं इसमें बनी हुई है. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं. तो क्लोज वाइज जब बातचीत होती है तो ये उसमें निकल कर आई. लेकिन हमने भारत सरकार से कोई भी क्लोज वाइज इस पर बात नहीं की. हमने कहा कि पूर्ण रूप से बिलों को आप रिफिल करो और एमएसपी पे कंपलसरी कानून आप बनाओ. जब तक कानून नहीं बनेगा तो एमएसपी का फायदा पूरे देश के किसानों को नहीं होगा.
नई चीजों को उसमें जोड़ना पड़ेगा, और जो और फसलें हैं उनको भी जोड़ना पड़ेगा। कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि कानून बनते हैं तो कंपटीशन बढ़ेगा और किसानों को ज़्यादा रेट मिलेगा। लोग खरीदार बाहर से आएंगे, पैन कार्ड वाला भी खरीद सकता है, हम्म। ऐसा कानून में है। तो कानून बनने से दिक्कत क्या है कि अगर बहुत सारे लोग खरीदने आते हैं किसानों का माल, तो कंपटीशन बढ़ेगा और अच्छे दाम मिलेंगे किसानों को। भाई हमको आप पहले एमएसपी दे दो और 5 साल की गारंटी ले लो कि 5 साल हम एमएसपी देंगे, और उसके ऊपर का जो लाभ होगा वो सरकार कमा ले उससे। हाँ, अभी पहले एमएसपी पे तो ले आओ ना। हमने यही तो कहा है कि आप एमएसपी पे आप गारंटी दे दो पहले, कि कोई भी प्लेयर आएगा, हम उसको मना नहीं कर रहे आए, लेकिन वो एमएसपी से नीचे पर खरीद नहीं करेगा, ये हमको गारंटी चाहिए। लिख के चाहिए आपको, लिख के नहीं, कानून में, कानून में चाहिए कानून में चाहिए, कि एमएसपी के नीचे नीचे खरीद खरीद नहीं नहीं करेगा। करेगा। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है एमएसपी करके, जी। तो आपको मिनिमम क्यों होना, ज़्यादा क्यों नहीं होगा, कम से कम क्यों होगा? ये भारत सरकार ने कहा है, उनका जो उनकी कमेटी थी भारत सरकार की, और इसमें हम लगाए कि 1967 टिकैत साहब का एक बड़ा फार्मूला रहा है, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी का, और उन्होंने हमेशा इन कमेटियों की बात नहीं करी उन्होंने कभी। उन्होंने अपनी एक कमेटी की बात उन्होंने करी। उन्होंने कहा कि 1967 में देश में जो कनक था उसके रेट तय किए थे भारत सरकार ने एमएसपी के, और उस पर खरीद की थी। 76 रुपये पर क्विंटल उसका रेट था। जो मास्टर की सैलरी थी, जो प्राइमरी का टीचर था, उसकी सैलरी 70 रुपया थी। वो एक महीने की सैलरी में 1 क्विंटल कनक नहीं खरीद सकता था, गेहूं नहीं खरीद सकता था। और हम 1 क्विंटल गेहूं बेच के 2,500 भट्टे की जो अव्वल ईंट होती थी, ब्रिक्स होती थी, उसको खरीद सकते थे। सोने का भाव 200 रुपये तोला था, हम 3 क्विंटल गेहूं बेच के 1 तोला सोना खरीद सकते थे, जिसका भाव आज 50,000 रुपये के करीब है। उसके हिसाब से तो हमारे 18,000 रुपये बैठते हैं रेट। तो ये उनका एक फार्मूला था कि आप इसको लागू कर दो तो बहुत सी चीजों का इससे हो जाएगा। हम आज 53 साल बाद में भी उसी फार्मूले को मांगना चाह रहे हैं, और मार्केट नीचे से बहुत ऊपर चली गई। बाजार में दूसरी चीजों की कीमतें 200 से 300 150% तक बढ़ी। किसानों की जो फसलों की कीमतें थी वे 19, 18, 15 और 30% तक बढ़ी। तो हम तो मिनिमम से मिनिमम ही मांग रहे हैं, अभी सरकार उसी पे नहीं आ रही। सरकार को चाहिए कि अब बैकअप किसान को दे और उस लेवल तक किसान को लेकर जाए। हमें पता है कि गेहूं का या कपास का भाव 20,000 रुपये क्विंटल नहीं हो सकता, ये जानते हैं कि उसका नहीं भी करेंगे, लेकिन उसका जो मार्केट जिस हिसाब से बढ़ा उसका जो अंतर है उसमें तो सरकार सपोर्ट करे। जैसे आप बिजली को फ्री आप दे सकते हो किसान को, आप उसको फर्टिलाइजर फ्री दे सकते हो, आप इक्विपमेंट आप उसको फ्री दे सकते हो। जैसे इन्होंने एनजीटी में एक लिया है कि 10 साल में ट्रैक्टर आप डीजल का जो ट्रैक्टर है वो नहीं चलाओगे, तो आप 10 साल वो तो ट्रैक्टर आप किसान को फ्री आप ट्रैक्टर दो, और आप चाहे उसको ज्वाइंट करके दे दो कि भाई ये 10 किसान है और हम इसको एक ट्रैक्टर फ्री हम, मतलब 20 एकड़ या 50 एकड़ पे आप एक ट्रैक्टर फ्री आप उसको दोगे, उसके आप एक सोसाइटी बनाओ, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं। तो ऐसे सरकारों को सपोर्ट करना पड़ेगा। सरकार उस लाइन पे कोई काम नहीं कर रही। सरकार चाह रही है कि एग्रीकल्चर से जो किसान है ये हटे, ये दूसरी जगह जाए। कॉर्पोरेट उसमें आ जाए। नहीं, किसान तो हटे, और जो खेती में है, खेती व्यापारी खेती करेगा। हमें वो फार्मूला हम ढूंढने आए हैं अच्छा, कि खेती में हम अपने हाथ से मेहनत करते हैं, बैल हमारे घर पे है, हम मंडी अपने खुद लेके जाते हैं अपने ट्रैक्टर से, और फसल कम रेट में बिक रही, और आमदनी हमारी कैसे बढ़ेगी, जो सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आमदनी हम दुगनी करेंगे, वो फार्मूला हमको बता दो। वो फार्मूला शायद कंपनी को बताया उन्होंने अच्छा, कि आप खेती करोगे। वो बॉम्बे में रहने वाला है आदमी, महाराष्ट्र के गांव में खेती करेगा कपास की, वो कौन सा फार्मूला है कि जिससे उसको आमदनी होगी दुगनी होगी। दुगनी होगी? वो कौन सा फार्मूला है? फार्मूला हमको भी बता दो। आज तक वो किसानों को मालूम
किसान है। फार्मूला का कौन सा है? कौन सा फार्मूला? आमदनी दुगनी आप होगी। आपको डर है कि एमएसपी भी नहीं मिलेगी और जो कॉर्पोरेट है कॉर्पोरेट वाले वो खेती में आ जाएंगे, ऐसा लगता है? हमारी जमीन भी जाएगी, जमीन भी जाएगी। जमीन भी जाएगी, लाभ तो मिलना ही नहीं। हमारी पूर्ण रूप से जमीन जाएगी आने वाले टाइम पे, जिस हिसाब से एफपीओ बनाए हैं। अच्छा, यही तो कॉन्ट्रैक्ट का वो है, ये कॉन्ट्रैक्ट आप करोगे। हाँ, नए एफपीओ कौन लोग हैं जिनको एफपीओ बना कर दिए हैं और बहुत स्पीड से बढ़े, उनका फंड आप दे दोगे। किसान का जो माल उसने बेच दिया उसका पैसा आप नहीं दोगे, ये कौन सा गणित है? मतलब आप हमें उत्तर प्रदेश से वहां से आते हैं, वहां पे गन्ने की बहुत, उसमें गन्ने की फसल है, धान की फसल है, बीज की फसल है, उनके पैसे नहीं मिल रहे, उनके गन्ने का पैसा नहीं मिल रहा, उसके रेट नहीं लिखे हुए कि क्या रेट में गन्ना ले रही है शुगर फैक्ट्री। मतलब ऐसा कहीं है कि हमारा गन्ना पिछले 3 महीने से जा रहा है शुगर फैक्ट्री में और उस पर रेट ना हो कि क्या रेट में लेंगे, ऐसा तो कहीं देखा नहीं पूरी दुनिया में। लेकिन एग्रीकल्चर से लोगों को हटाने का एक बड़ा प्लान सरकार का है। अच्छा। एग्रीकल्चर से किसानों को हटाने का आप कह रहे हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कोई भी कागज लिखे जाते हैं, तो किसान तो बोलेगा ना कि कागज में क्या लिखा है। तो आपको डर नहीं लगता कि किसान हट जाएगा करके कि उसकी खेती? उसमें तो एक वकील चाहिएगा पढ़ने के लिए, हाँ, कौन सी भाषा में लिखा हुआ है वो भाषा किसान पे नहीं आती, और जितना बारीक लिखा अगर किसी ने पढ़ा हो वो उसके तरफ को नहीं जाएगा। अगर किसान उसको पढ़ लगा, किसान कुछ नहीं पढ़ता। किसान तो जब कर्जा लेता है, अगर 20,000 रुपये का कर्जा लेता है और उसकी 20 एकड़ जमीन है, तो वो 200 पेपर पर साइन करता है। इतने साइन उस पर करवा देते हैं कि वो साइन करना भूल जाता है। 20,000 रुपए के लिए 20,000 रुपये के लिए 200 साइन उससे करवाते हैं। वो सिर्फ साइन करता रहता है, 2 आदमी लगते हैं साइन करवाने, बैंक मैनेजर और किसान, और वो साइन करता करता साइन भूल जाता है। बाद में लास्ट के पेज जो उसके हैं उस पर तो बहुत खतरनाक उस पर पॉलिसी लिखी हुई है, वो एक शब्द नहीं पढ़ता, उसको वो 20,000 रुपये चाहिए, कोई नहीं पढ़ता। उसको तो एक वकील करना पड़ेगा किसानों को। अगर उसका पूरा हिंदी या मराठी या गुजराती अनुवाद करवाना पड़ेगा तो 10,000 रुपये तो वो देगा करने वाला। फिर किसान पे वो भी नहीं पड़ जाती, फिर उसको पढ़ेगा, फिर उसके मीनिंग निकाल लेंगे, फिर उसके उसमें से आंसर वो निकाल के जब किसान को बताएगा, फिर किसान 20,000 रुपये लेने भूल जाएगा। उसको तो है कि मुझे 20,000 रुपये दे दे, कहीं मेरे साइन करवा दे। ऐसा कहा जाता है कि किसान अपने बाजू वाले किसान को भी 1 इंच जमीन देता नहीं है, हाँ, तो फिर वो कॉर्पोरेट को कैसे देगा? ये कॉन्ट्रैक्ट इस तरह के होंगे कि देगा। अभी क्या है कि जैसे जमीन 30,000 रुपया एकड़ या 40,000 रुपये एकड़ जा रही है, आने वाले टाइम पे ये उसके रेट बढ़ाएगी। जैसे रिलायंस है, इसने पहले डाटा हमको फ्री दिया, तो सब आदमी ने ले लिया कि डाटा फ्री चल रहा है। ये वही तो कंपनी है, 2 साल पहले ही तो डाटा फ्री दिया इसने, यही तो है ये कंपनियां। अब वो उसके रेट बढ़ाएंगे कि हम खेती करेंगे और ये रेट देंगे। किसान क्योंकि खेती से तंग हो चुका है, वो ये खेती का कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसको दे देगा कि भाई मुझे तो अपना, मेरे पास में 5 एकड़ जमीन है, अब तो 50,000 रुपये एकड़ दे रहा है ना, 60,000 रुपये तो मुझे साल भर में ये दे देगा। और वो 30 साल के लिए उसको लिख देगा, कहेगा कि मैं भी अपना शहर में रहूंगा, मकान लूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा, वो खेती बाड़ी से छोड़ देगा। वो उस जमीनों को पूरा बर्बाद करेंगे। उनको सस्ता मजदूर चाहिए, देश में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही है, उसके लिए मजदूर उनको चाहिए। मजदूर आएगा एग्रीकल्चर से, गांव से, तो ये एक बड़ा प्लान है। और मजदूरों के जो कानून थे, जो वो अमेंडमेंट कर दिए, कानून बदल दिए सारे, तो वहां पूर्ण रूप से बंधन कर दिया उनका। यहाँ से हटाने की प्लान है, तो कहाँ जाएगा वो फिर हल्की 10 और 8,000 रुपये की सैलरी
वो नौकरी करेगा, नौकरी करेगा, तो अपने खेत पे नौकरी करेगा। अपने खेत को नौकरी करेगा, वहाँ पे फैक्ट्री लग जाएगी, अपने खेत को नौकरी। ऐसा कहा जाता है कि जो कायदे में जो लिखा है वो किसान नेताओं को जानकारी नहीं है, इसलिए वो कि ऐसा चर्चा कहा है। तो कानून में है क्या ऐसा कि जो इससे ज़्यादा डर है, बताया आपने कि किसान के हाथ से खेत निकल जाएंगे, एक तो ये हो गया, गोदाम बन रहे हैं तो फिर वो माल स्टॉक करेंगे वो और एमएसपी नहीं है अनाज पे, किसी भी उस पे। जब किसान की हर क्षेत्र में अलग अलग फसलें आएंगी, उस टाइम पे वो माल वहां से उठाएंगे। जैसा भी धान और चावल का हम हरियाणा, पंजाब और जो ये पूरी बेल्ट में हम लगाएं, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, जहाँ पे चावल की खेती होती है, एमएसपी है नहीं, वहां से कम रेट में वो उसको चावल को उठाएंगे, उसको होल्ड करेंगे। और जब उसकी कीमतें बढ़ जाएगी, जब किसान के पास में नहीं रहेगा और मार्केट में उसको फेंकना होगा, तो उस टाइम पे उसको होल्ड करके उसकी कीमतें बढ़ा देंगे, शॉर्ट करके कीमतें बढ़ाएंगे, उसकी कीमतें बढ़ाएंगे, उसको रिलीज कर देंगे। जैसे ही उसकी फसल आएगी किसान की, फिर उससे 15 दिन 20 दिन पहले फिर उसको डाउन मारेंगे, मार्केट में उसके दरवाजे खोल देंगे गोदाम के, उसको मार्केट में फेंक देंगे, मार्केट फिर डाउन आएगा, वो फिर वहां से नया माल फिर होल्ड लेंगे, फिर गोदाम में भरेंगे, फिर उसकी कीमतें बढ़ाएंगे। 4 महीने सस्ता जंप मारेंगे, 3 महीने, और 9 महीने वो महंगाई पर बेचेंगे पूर्ण रूप से। ये सारी चीजों में ये करेंगे। जब रोटी बाजार की वस्तु बन जाएगी, अनाज तिजोरी में बंद हो जाएगा, तो उसकी कीमतें बढ़ेंगी। या आप प्याज के हाल लगा लो भाई, प्याज की जो कीमतें बढ़ी, क्या वो किसान को मिला? किसान प्याज की कीमतों के लिए रो रहा है, और जो आम कंज्यूमर है उसको महंगा मिल रहा है, और बीच वाले आदमी का पता नहीं चला कि ये बीच का आदमी कौन है, इसका सिस्टम क्या है। वे एक हिस्से नहीं करते, और बड़े बड़े जो घराने हैं वो इस एग्रीकल्चर जो फूड चेन में है, इसमें घुसना चाहते फूड चैनल अभी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ये उन्होंने देख लिया कि दूसरी चीजों में ज्यादा हो रही है, प्रॉफिट नहीं। क्योंकि सोना तिजोरी में रहता था, चांदी तिजोरी में रहती थी। वो हम जब हमारे शादी होती थी, कोई तीज त्योहार या कोई फंक्शन होता था, हम साल में उसको मुश्किल से 10 बार यूज करते थे। अनाज तिजोरी में बंद हो जाएगा तो अनाज एक दिन में 2 बार चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सोने का बिजनेस के ठीक, बिजनेस करो तो फूड जो ग्रेन है इसका बिजनेस करो, खाने का बिजनेस करो, रोज लगता है, 2 बार रोज 2 बार लगता है, लेना पड़ेगा। और उसको वे तिजोरी में बंद रखेंगे। जिस अनाज को हम कच्चे मिट्टी के बर्तन में रखते थे गाँव में, वो स्टील के गोदामों में चाबी में बंद होके, और चाबी बॉम्बे में रहेगी, और वो लॉक सिस्टम से खुलेगा, वहां से वो लॉक करेगा, उसका हर रोज उसका कोड चेंज होगा, उस पर कैमरा लगा हुआ होगा कि चोरी तो नहीं करना, वहां से वो कोड देंगे, बार कोड उसका देंगे, उसी से वो लॉक उसका खुलेगा। चाबी दिल्ली रहेगी, वहां बॉम्बे में रहेगी, या चाबी इंग्लैंड में रहेगी, और गोदाम उसका राजस्थान में बनेगा या गुजरात में बनेगा, किसान के खेत वहां पर गांव में बनेगा, और उसकी चाबी वहां से रहेगी, बारकोड से लॉक लगा। एक एमएसपी का आपने बताया कि एमएसपी, लेकिन पंजाब और हरियाणा जो है वही ज़्यादा एमएसपी का फायदा उठाते हैं, ऐसा कहना है, इसलिए वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, उनको तो गेहूं और चावल में वो तो उठा रहे हैं फायदा, दूसरे देश को भी उसको मिले ना। हाँ, तो 1945 में सर छोटू राम जी ने एक्ट बना दिया था एक, वो दूसरे देश में कहीं नहीं बन पाया। उस टाइम पे हरियाणा में वो बन गया था, पंजाब में, और उसका लाभ वहां पे मिल रहा है। और भाई उसका लाभ इतने दिन से क्यों नहीं मिला, आज उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, तो उसका लाभ दे दो पूरे देश के किसानों को, यही तो हमारी डिमांड है। तो 3 कानून है, इनको रद्द करो, और एमएसपी पे खरीद की गारंटी दो। प्याज को भी आप एमएसपी पर डाल दो भाई, जिसको खरीदना होगा। प्याज भी ऐसी चीज है कि लोग खरीदते हैं, व्यापारी खरीदेगा, आप उसका सरकार एक उसका रेट तय कर देगा, जिसको भी खरीदना है, इससे कंपनी खरीदेगा। किसी किसान को बेचना है, किसी को दान देना है, तो दान की कोई कीमत थोड़ा है, या किसी को सस्ते में देना, मुझे आपस में देनदारी करनी है, उसकी कोई कंडीशन नहीं है, आप किसी भी रेट में आदान प्रदान कर लो उसका।
लेकिन जिसको व्यापार करना होगा वो उसके कम पर खरीद नहीं करेगा, ये हमारा कहना है। और सरकार ने किसानों से 2 बार बातचीत की जी। है आंदोलनकर्ताओं से। क्या बातचीत हुई, लोगों को मालूम नहीं रहता बाहर क्या हुआ करके। हमने ये कहा कि इसको लाइव टेलीकास्ट चलना चाहिए। अच्छा, हम देश को भी तो पता चला है वही कि तो देश को पता नहीं चल रहा कि चर्चा में हो क्या रहा है। पिछले 2 महीने से 60 दिन में क्या वार्ता चल रही। वार्ता ये चलती है कि वे क्लोज वाइज बात करना चाहते हैं अच्छा, कि कोई क्लोज होंगे, जितने भी हम क्लोज को चेंज कर देंगे इनको। अच्छा, जिस कानून को बनते ही क्लोज में चेंज करने की बात आ गई, इसका मतलब कानून खराब है। हम्म, आपने इस तरह के कानून क्यों बनाए? इसका मतलब कंसल्ट विभाग से, किसान से, जिसके उसमें आप ये कानून बना रहे हो, उनसे आपने बातचीत नहीं करी। तो हमने कहा कि क्लोज रिफिल की बात है, पूरे चेंज करने की बात है, क्लोज में संशोधन की बात है। पूर्ण रूप से 3 कानून खराब है, तीनों कानून को आप चेंज करो। जैसे भूमि अधिग्रहण एक्ट यहाँ पे आया था, 1994 का एक्ट था, सारी पार्टियों ने बनाया और सारे जितने भी किसान संगठन थे, हम सब ने मिलकर उस एक्ट को बनाया। कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी विपक्ष में थी, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन सुमित्रा महाजन थी, बीजेपी की बड़ी लीडर है वे देश की। हम भी गए तो हम कांग्रेस के सामने नहीं गए, सुमित्रा महाजन के सामने गए, क्योंकि वो ही भूमि अधिग्रहण एक्ट की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थी और एक बेहतरीन एक्ट देश में बना, लोग उसका लाभ हुआ। लेकिन इसी सरकार ने, जैसे इनकी सरकार आई, उसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। भाई अपनी ही लीडर थी इनकी, बीजेपी की, आपने 3 बार वो हाउस में भेजा, राष्ट्रपति के पास में भेजा, देश में आंदोलन हुए और फिर वो वापसी लेना पड़ा। अब इनकी जब सरकार आ गई तो ये कानून बदलने की बात इन्होंने सारी करी। लॉकडाउन में कानून, 3 कानून लॉकडाउन में लिए, तो कहाँ इतनी जरूरत पड़ गई थी? कहाँ देश में कोई भूखमरी थोड़ा आ गई थी? या व्यापारियों को इस बाजार व्यवस्था देने, जो फूड चेन है, इसमें व्यापारी को घुसाना, बड़ी बड़ी कंपनियों को, तो इससे तो पूर्ण रूप से देश बर्बाद होगा, किसान भी बर्बाद होगा और जो आम कंज्यूमर है वो भी बर्बाद होगा। सरकार कह रही है कि एमएसपी कायम रहेगी, आपका कहना है कि कानून में उसका कानून बने, वो मुद्दे पे वो ये कह रहे हैं कि हम जितनी खरीद करनी हम कर लेंगे। एमएसपी पे 60% जो खरीद होती है सरकारी, उसमें जो व्यापारी है वो सस्ते में खरीद कर एमएसपी पे देता है, अधिकारी की और व्यापारी की साठगांठ लगती है। क्योंकि मंडी का मतलब एमएसपी नहीं है। हरियाणा और पंजाब में मंडियों के अंदर एमएसपी पर खरीद होती है, लेकिन पूरे देश में जो भी खरीद होती होगी उसकी 60% खरीदारी कुछ लोग, पार्टी के लोग हो या सत्ताधारी लोग हैं या व्यापारी हैं, वे उसकी सस्ते में खरीद करके और एमएसपी पे उसको बेचते हैं। और जब एमएसपी कानून के दायरे में कंपलसरी हो जाएगी तो फिर कोई भी खरीद नहीं कर पाएगा। सरकार को जितना खरीदना है वो खरीद लो, जो व्यापारी आएगा बाहर का वो उसके कम पर खरीद नहीं करेगा। ये हमारा सवाल है। अभी जो कोर्ट ने कमेटी बनाया उसमें भी आपका विश्वास नहीं है, तो आप सरकार पे भी विश्वास नहीं करते और कोर्ट पे भी विश्वास नहीं है। नहीं नहीं, हमें तो पूर्ण रूप से कोर्ट पे विश्वास है। आपने कहा कि कानून जब तक रद्द नहीं होते, कैंसिल नहीं होते, तब तक आप पीछे नहीं हटेंगे। जब कुर्सी के सामने राज्यसभा लिखा दिखता है तो कैसे विश्वास हो जाएगा? अच्छा, सामने राज्यसभा भी तो दिखती है ना हमको, तो कैसे विश्वास हो जाएगा? हमको तो पूर्ण रूप से विश्वास है कोर्ट पे। और जो कमेटी वहां पर बनी है, वे कमेटी में कौन लोग हैं? वे उसी विचारधारा के लोग हैं जिन्होंने कानून का समर्थन किया और अपना एक बढ़िया कानून लिख के ये कानून अच्छा है और सरकार के सामने एक बहुत बढ़िया प्रपोजल दिया कि इससे बेहतरीन कानून नहीं आ सकता। तो उसी कमेटी के सामने फिर कह रहे कि आप जाओ। जब उनकी विचारधारा वो है, उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम इसके समर्थन कर रहे हैं, तो कैसे वो गलत लिख देंगे?
वो तो वे रिपोर्ट आज दे लो या वे रिपोर्ट 2 महीने बाद में दे लो, वो कानून के समर्थन में रिपोर्ट देंगे। कानून अच्छा है वो रिपोर्ट देंगे। कुछ लोगों को अपने सामने बुलवाएंगे, उनकी कंसर्ट लेंगे और उनके पक्ष में वो फैसला देंगे। कमेटी बनने से पहले हमने फैसला बता दिया क्या आएगा। आपको लगता है कि आपको बुलाया नहीं जाएगा कमेटी के सामने? नहीं, हम तो जाएंगे ही नहीं ना, पहले बोल दिया कि आप हम जाएंगे। नहीं जाएंगे। एक मेंबर ने कमेटी की राजीनामा हाँ, दिया है। उसने वो लिख कर दे दिया था पहले ही सरकार को कि ये कानून अच्छे हैं। तो वही कमेटी में ये कहाँ कहाँ से चुन चुन कर इन लोगों को लेकर आए। ये भी तो सोचने का सब्जेक्ट है कि लोगों को कहाँ कहाँ से चुन चुन कर लेकर आए। तो आपको क्या लगता है टकराव अभी क्या रहेगा, आगे मोड़ क्या रहेगा? 26 जनवरी का आपने दिया है अल्टीमेटम, तो 26 जनवरी अलग चीज है। 26 जनवरी का इससे कोई वो नहीं है। 26 जनवरी देश का पर्व है और उसको बहुत मजबूत तरीके से मनाएंगे हम, क्योंकि ये हमको कभी खालिस्तान नहीं बताते हैं, हाँ वो भी था। कभी पाकिस्तान से फंडिंग बताते हैं, कभी ये चाइनीज बताते हैं। तो अलग अलग तरह का नाम इन्होंने लिया। तो हमको एक आइडेंटिटी अपनी प्रूव करनी है किसान को कि हम कौन हैं। और हम तिरंगा झंडा लेके और हम दिल्ली को दिखाना चाहते हैं, दिल्ली के अंदर जाके कि हम किसान हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। और तिरंगा जो झंडा है, फ्लैग है, नेशनल जो हमारा फ्लैग है, इसमें हमारी आस्था है। एक चर्चा में आंदोलन को भड़काने के लिए कुछ भी किसानी करने के लिए कहा गया था कि ये पिज्जा खा रहे हैं, काबू खा रहे हैं, तो ये मुद्दे कहाँ से आते हैं? चर्चा कौन इसके बारे में करता है, क्या रहता है? ऐसे ना कुछ लोग हैं, ये सरकार के लोग हैं, इस तरह के लोग हैं कि इनको पहले पंजाब हरियाणा में बांट दो, इनको फिर छोटे बड़े किसान में बांट दो, इनको झंडे के रंग में बांट दो, इनको पिज्जा और उसमें बांट दो। इनके पास में कोई सवाल नहीं रहा, ना कोई किसान अब बटेगा। इनको जाति धर्म में बांट दो, इनको सिख नॉन सिख में बांट दो, तो वो मुद्दे खत्म हो गए। किसान जब पैदा करता है तो सारी चीज खाएगा, पिज्जा भी खाएगा। जब वहां पर रहेगा तो सारी चीज खाएगा। पिज्जा तो आजकल हर घर में हमारी जो बहनें हैं, बच्चे हैं, सब बनाना जानती हैं। वो कुकर में उसमें बनता है, वो तो वो भी खाएगा। उसको भी तो आदत देना चाहिए। किसान जब घर नहीं जा रहा तो पिज्जा वहां पे ही बना के खाएगा, वो काजू भी खाएगा, क्योंकि जो चीज खेत में पैदा होगी किसान उन सब चीजों का इस्तेमाल करेगा। लेकिन ये चर्चा कौन कराता है, क्या उसमें आपको लगता है कि खालिस्तान का मुद्दा आया है कि भाई यही लेकर आते हैं कुछ, क्योंकि इनके पास में इस तरह के प्रोग्राम करने वाले लोग हैं जो एक प्रोग्राम देते हैं कि अब ये इशू फेंक दो, अब ये फेंक दो, तो बांटने के लिए अगर ये कर देते हैं। 50 दिन हो गए, 50-60 दिन हो गए आंदोलन को, तो क्या लगता है इसमें कुछ हल निकलेगा? नहीं, अभी नहीं निकला। अभी ये आंदोलन लंबा चलेगा और किसान ज्वाइंट उससे काम करता है खेत में भी। जब गांव में रहते थे तो कोऑपरेटिव सिस्टम से किसान काम करता है। इस आंदोलन को भी कोऑपरेटिव सिस्टम से ही इसको चलाएंगे। पालीवाद हम बोलते हैं अपनी भाषा में, कहीं कोऑपरेटिव सिस्टम बोल देंगे, कोई पालीवाद बोल देंगे, कहीं इसमें वो लगा के शिफ्ट वाज बोल देंगे। इसको किसी भी उससे बोल दो आप। तो कुछ लोग इसमें आते रहेंगे, कुछ लोग अपने गांव जाते रहेंगे, अपना खेती करते रहेंगे, फिर कुछ लोग आ जाएंगे, फिर ये करेंगे। ये आंदोलन जितना लंबा सरकार चाहेगी उतना लंबा ये आंदोलन चलेगा। सरकार ने बस तोड़ लेंगे, आसू जैसे गोले भी छोड़े थे, बीच में सगड़े आएंगे, हाँ, वो छोड़ती रहती है, अच्छा पुलिस से कुछ करवाती रहती है वो जगह जगह। वो स्टेट में जैसे लगता है उसका हरियाणा स्टेट है, तो हरियाणा पुलिस बहुत वो करती है, जो लोग आते हैं बाहर से तो उनके ऊपर करती है। उत्तर प्रदेश पुलिस है, क्योंकि दिल्ली दो ही उससे घिरी हुई है, हरियाणा है एक तरफ, एक तरफ उत्तर प्रदेश है। तो वहाँ की सरकार दिल्ली में आने नहीं देती लोगों को, वो तंग करती है। अभी कितने किसान हैं वहाँ पे? अभी अगर पूरे उसको अनुमान लगाओ तो करीब 5 लाख से ज्यादा लोग। अच्छा 5 लाख से ज्यादा लोग। तो कैसा मैंने होता है कि वो घर पे इनके काम रहते खेले के, तो फिर आपने बताया कि वो चेंज होते रहते हैं, क्योंकि देश भी तो बड़ा है। लेकिन 3 राज्यों से समर्थन अभी मिल रहा है। नहीं, अभी वहां पे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है,
बिहार है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश, आप लगाओ छत्तीसगढ़, सब जगह से वहाँ पे लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, क्योंकि ट्रेन यहाँ पर नहीं चल रही और लोग जो जाते हैं तो उनको पुलिस नहीं जाने देती है, पुलिस नहीं जाने देती, पुलिस उनको रोकती है उनके घर पे। कुछ लोग ट्रेन से अगर टिकट करवा के भी जाएंगे तो वे हर थाने में और गांव प्रधान जो सरपंच है उसकी जवाबदेही कर दी पूरे देश में कि उसको बताना पड़ेगा कि आपके यहाँ से कितने लोग कहाँ जा रहे हैं, उसकी विचारधारा क्या है। तो ये बड़ा सवाल है। 26 जनवरी को आपने दिया था कि ट्रैक्टर की रैली निकलेगी, वो तो कुछ होगा नहीं, देश का त्योहार है तो नहीं, रैली निकाल लेंगे हम, ट्रैक्टर आएंगे, उसका रूट क्या रहेगा वो भी डिसाइड हम कर देंगे। आज भी हमारी मीटिंग है शंभू बॉर्डर पे, तो उसमें तय करेंगे। किसानों की हर बार चर्चा होती है नेताओं की, तो हर बार 3 ही नेता रहते हैं, कृषि मंत्री। नहीं, उनके जो कंसर्ट अधिकारी रहते हैं वे रहते हैं करीब 40 के आसपास। अच्छा, आपकी कोल टीम से कितने लोग रहते हैं? 40 लोग रहते हैं। तो हल निकलने में जब कानून रद्द होंगे तो ही। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अच्छा, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, ऐसा आपका नारा है? ऐसा नारा है। और कितना टाइम समय लगेगा इसको भी? कुछ भी इस बोलते नहीं आता। आप कानून वापसी पे ठान रहे हैं किसान लोग, लेकिन आगे खींचता है आंदोलन, किसान लोग ये हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, नहीं निकल जाएंगे, तो ऐसा लगता है आपको? कोई डिस्टर्ब नहीं हो ना, कोई निकले, यही रहेंगे, रहेंगे इसमें 5 लाख 2 लाख जो किसान सब रहेंगे। ऐसे आपको गारंटी है? नमस्कार, आपल्यासोबत आज हे राकेशजी टिकेत होते, जे भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ता आणि दिल्लीतील आंदोलनाचे समन्वय म्हणून काम करतात आणि कोर कमिटीचे सदस्य देखील आहेत. आज आपण त्यांच्याशी संवाद साधला. परत भेटूया नव्या पाहुण्यांसोबत. धन्यवाद, नमस्कार, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। अच्छा सर जी, हाँ? ये लोगो बड़ा अच्छा है। लोगो है हमारा तो नहीं, ये जो आया है ना बैकग्राउंड जो आती है इसकी, एक तो नेचुरल बैकग्राउंड है। यस, जब फिर आज संडे है ना, तो हमारे आज स्टाफ कम रहता है। नहीं ठीक है, मैं तो बैकग्राउंड से आ गया आज। अच्छा, आप सवेरे आए हो तो आप आपसे मुलाकात करती थी, लेकिन तो सर लेट हो गया। आज आदमी क्या है कि 12 बजे के बाद आते हैं, अच्छा, काम शुरू ये मीडिया है ना, मीडिया का तो काम ही 12 बजे बाद, दोपहर में और ये रात को 9-10 बजे तक चलता है, 1 बजे चलता है। 1 बजे फिर दूसरा चल जाता है, फिर वो भेजने वाला, क्योंकि मीडिया तो रात को चलता है, रात को जब 4 इसीलिए बजे फिर वो लेट आते हैं सब। मैं गांव से आ गया, मैं तक। आप गाँव रहते हो? नहीं, मैं फिर भी आ गया। लेकिन आप आ रहे थे तो संडे से मैगजीन छूट रहे थे ना, हाँ, अल्टरनेट मिलती है, लेकिन आप आ रहे थे इतनी दूर से। चलो, मैं भी सपोर्ट करता हूँ आंदोलन को बहुत बार, मैं लिखता हूँ। सही है, बहुत मिले उस टाइम पे 4 साल से। अच्छा, और सच पॉजिटिव बहुत मिले, ऐसे पानी में ऐसा मैं बुलाता हूँ आपको, बुलाता हूँ, और लड़की भी आपका हम्म।